हाय एवरीवन। आज हम सब पढ़ने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का लेजिस्लेटिव प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 मैंने आप लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। आज ये इसकी पार्ट 3 वीडियो होने वाली है। मैं कोशिश करूँगी कि इस वीडियो में इस पार्ट में ये वाला चैप्टर आप लोग का कंप्लीट हो जाए। तो हम लोगों ने इसकी जो प्रीवियस वीडियो थी वहाँ पे मैंने आपको क्वालिफ़िकेशंस टू बिकम अ मेंबर ऑफ़ लेजिस्लेटिव असेंबली और एमएलए इसके ऊपर तक मैंने पढ़ा दिया था। अब हमारा जो आज का फ्रेश टॉपिक है वो ये वाला है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि जब एमएलए बनने के लिए क्या आपके पास क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। इन फ्यूचर कोई भी आप में से स्टूडेंट, कोई भी बच्चा एमएलए बनने की चाह रखता है तो क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है जो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं। लेजिस्लेचर्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड इन ईच स्टेट। तो जो लेजिस्लेचर है वो हर स्टेट में है इंडिया के। ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है जहाँ पे लेजिस्लेचर ना हो। द पीपल डायरेक्टली इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव अकॉर्डिंग टू देयर विशेस सो डैट द रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द पीपल कैन फॉर्मुलेट द पॉलिसी अकॉर्डिंग टू द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट। आपको पता है कि इंडिया में इलेक्शंस होते हैं, डायरेक्टली इलेक्शंस होते हैं। हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को, सीएम को, पीएम को इलेक्ट करते हैं, ठीक है, ताकि वो हमारे वेलफेयर के लिए पॉलिसीज़ बना सके और हमारी जो विशेस हैं, एस्पिरेशंस हैं, वो उसको फुलफ़िल कर सके। इन ऑर्डर टू फर्दर इम्प्रूव दिस सिस्टम द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन फॉर लेजिस्लेचर हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है कि इंडिया में जो भी चीज़ें होती हैं, फॉलो जितना भी काम होता है वो सब हमारे संविधान, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग होती है। कॉन्स्टिट्यूशन के हर चीज़, इलेक्शंस होते हैं या फिर जो सैलरी वगैरह मिलती है मिनिस्टर्स को, ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारा सब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। हम देख लेते हैं कि जो एमएलए है उसकी क्या क्वालिफ़िकेशन है। इससे पहले मैंने आपको एमपी, मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट की जो क्वालिफ़िकेशन होती है वो समझा दी थी। आई होप वो आपको याद होगी। फर्स्टली ही शुड बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। तो देखो, आपको पता है कि सिटीज़नशिप क्या होती है, नागरिकता, ठीक है। अगर आपका बर्थ इंडिया में हुआ है सो यू आर अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। आपके पास इंडियन सिटीज़नशिप, आपकी इंडियन होनी चाहिए, ठीक है। कई लोग सोचते हैं कि सिटीज़नशिप होती है हिंदू, मुस्लिम, सिख। नो, सिटीज़नशिप आपकी, अगर आप इंडिया के सिटीज़न हो सो योर सिटीज़नशिप विल बी इंडियन। तो आपके पास इंडियन सिटीज़नशिप होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई फॉरेन का बंदा या कोई अमेरिका का कोई भी एक पर्सन यहाँ पे आके लेजिस्लेचर बन जाए। नो, ही शुड बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया ओनली। फिर है, इफ़ अ पर्सन वॉन्ट्स टू बिकम ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ही शुड नॉट बी लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज। आपकी जो एज है वो मिनिमम 25 साल होनी चाहिए। 25 साल से कम वाले को लेजिस्लेचर नहीं बनाया जाएगा। एंड इफ़ अ पर्सन वांट्स टू बिकम ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये तो था लेजिस्लेटिव असेंबली का। अगर किसी को लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनना है तो उसकी एज 30 साल से कम नहीं होनी चाहिए। ही शुड बी और शी शुड बी एटलीस्ट 30 ईयर। If a person wants to stand as a candidate for MLA, then according to the Representative of People Act of 1951, he has to be the constituency of any constituency of the assembly to contest the election. अगर कोई इंसान एमएलए के लिए खड़ा होना चाहता है तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, ये कोई एक्ट है इंडिया का, रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट ऑफ 1951, ही हैज़ टू बी वोटर ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूंसी। तो उसका ना वोट भी होना चाहिए, मतलब उसका वोटर लिस्ट में नाम भी होना चाहिए, ठीक है। Fourth, the person should not hold a post of profit in any department of the government of India। और वो पर्सन की कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिफ्थ वन इज़ द पर्सन हैज़ नॉट बीन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट इन एनी क्राइम। और वो मतलब क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर कोई भी कोर्ट का केस नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर है पावर एंड फंक्शंस ऑफ एमएलए। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम में। पावर एंड फंक्शंस ऑफ एमएलए, एमपी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एमएलए का तो हर बार पूछा जाता है। उसके जो फंक्शंस हैं, पावर, हम पढ़ लेते हैं। द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडियन गवर्नेंस हैज़ बीन अडॉप्टेड। आपको पता है कि इंडिया में क्या है, फेडरल सिस्टम है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। अब आप लोग 4th सेमेस्टर में हो, फिर भी अगर फेडरल का मतलब नहीं पता है तो फिर भी मैं समझा देती हूँ। इसका मतलब होता है कि इसको हम बोल सकते हैं इसको हम बोल सकते हैं ड्यूअल गवर्नेंस। यानी कि फेडरल मतलब कि इंडिया में ना सेंट्रल गवर्नमेंट भी है,
ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट भी है और लोकल लेवल भी है। तो मतलब इंडिया में जो पावर है वो डिवाइड है, ऐसा नहीं है कि जो सेंटर है उसके हाथ में ही सब है। आपको पता है कि फॉरेन में ऐसी बहुत सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे फेडरलिज्म नहीं है, वहाँ पे क्या है, यूनिटरी सिस्टम है, वहाँ पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। बट यहाँ पे इंडिया में सेंटर के पास भी पावर है और स्टेट के पास भी पावर है, तो इसको हम बोल देते हैं फेडरल सिस्टम, वेयर पावर इज़ वेयर पावर इज़ where power is shared among the various institution of the government। और इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल। ठीक है, सो हम देख लेते हैं कि फंक्शंस क्या है। सो फर्स्टली वी हैव, देखो एग्ज़ाम में अगर पूछा जाएगा ना तो हेडिंग लिख के आना ऐसे, लेजिस्लेटिव वर्क, और आप ये भी लिख सकते हो लेजिस्लेटिव फंक्शंस। ठीक है, फिर आप अपना जो भी है उसके अंदर लिखना। तो देख लेते हैं कि लेजिस्लेटिव में क्या होता है। आपको पता है कि जो लेजिस्लेटिव होता है डेट इज़ रिलेटेड टू लेजिस्लेचर, और लेजिस्लेचर में क्या होता है, लॉ मेकिंग का काम होता है, रूल बनाने का काम होता है। तो इसमें भी वही चीज़ है। The way MPs participate in the law making process under parliament in the same manner MLA also participate। आपको पता है कि पार्लियामेंट में जो लॉ बनता है उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है, पीपल हु आर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो वैसे ही जो MLA होते हैं वो भी लॉ मेकिंग में, यानी कि जब असेंबली में कोई लॉ बन रहा होता है तो वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। पार्लियामेंट में जब कोई लॉ बन रहा है, लॉ मेकिंग प्रोसेस है, देन MPs विल पार्टिसिपेट। इफ़ एनी लॉ इज़ मेकिंग इन द स्टेट असेंबली देन हु विल पार्टिसिपेट, MLA। ओके, हाउएवर द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट अप्लाइज थ्रू आउट द कंट्री। जो भी लॉ बनते हैं पार्लियामेंट में वो पूरी कंट्री पर लागू होते हैं, ऐसा नहीं है कि इस स्टेट पे है उस पर नहीं है, नो, everyone has to follow that law only, whereas the law made by the legislative assembly applies only to the state consent। but जो असेंबली में लॉ बनता है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली में लॉ बनता है वो सिर्फ उस स्टेट तक कंसर्न्ड होता है। ध्यान रखना, कोई भी लॉ अगर पार्लियामेंट में पास हुआ है, पार्लियामेंट में बना है, तो वो पूरी कंट्री पे अप्लाई होगा। वहीं पे अगर कोई भी लॉ मान लीजिए पंजाब की स्टेट असेंबली में पास हुआ है तो वो सिर्फ पंजाब पे एप्लीकेबल होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पंजाब का जो असेंबली है वो हरियाणा के लिए लॉ बना रहा हो, या फिर जो उत्तर प्रदेश का असेंबली हो वो उत्तराखंड के लिए लॉ बना रहा हो, नो, स्टेट असेंबली में अलग चीज़ें हैं। वेयर ये हो गया, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द इंटर लेजिस्लेचर इज़ डैट ही शुड पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग अंडर द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड मेक लॉज। सो जो प्राइमरी फंक्शन है किसका, इंटर लेजिस्लेचर का, क्या है कि उसको पार्टिसिपेट करना है लॉ मेकिंग प्रोसेस में अंडर द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट मेंबर ऑफ द, यानी कि MLA कैन एक्सरसाइज हिज लेजिस्लेटिव पावर ऑन ऑल द सब्जेक्ट्स विच आर सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट। सो आर्टिकल 246 क्या बोलता है कि जो MLA होता है, MLA कैन एक्सरसाइज लेजिस्लेटिव पावर ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, जो सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट के हैं और कंकरेंट लिस्ट के हैं। जो यूनियन लिस्ट है उसके ऊपर लॉज कौन बनाता है, जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो पार्लियामेंट है, और जो स्टेट लिस्ट है और जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसके ऊपर लेजिस्लेटिव असेंबली। कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर यूनियन के पास भी पावर है और स्टेट के पास भी पावर है। ठीक है, अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये किसके तहत है, हमारा जो 7th शेड्यूल है उसके तहत। ठीक है, सो इसमें बेसिकली आपको यही पढ़ाया गया है कि जो, देखो मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ उसमें क्या क्या है, आप इसको रीड कर सकते हो, मैंने आपको पूरा समझा ही दिया है। बस जो उसमें आर्टिकल्स हैं, लाइक आर्टिकल 246 हो गया, आर्टिकल 249 हो गया, इसको आप पढ़ लेना। तो इसमें बेसिकली ये बताएगी कि जो MLA होता है उसके पास वो लॉ मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, और MLA कहाँ का लॉ बनाएगा, मतलब कहाँ बैठ के लॉ बनाएंगे, स्टेट असेंबली में, और जो MPs होते हैं वो पार्लियामेंट में, और जो MLA के लॉज बनते हैं वो स्टेट असेंबली में बनते हैं, और वो कहाँ एप्लीकेबल होते हैं, सिर्फ उस स्टेट में ही। ठीक है, फिर है मनी बिल। तो मनी बिल देख लेते हैं। MLA हैव मोर पावर ओवर द मनी बिल दैन द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जो MLA होती है उसके पास ज़्यादा पावर होती है इन केस ऑफ मनी बिल एज़ कम्पेयर टू मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। बिकॉज क्यों होती है, रीज़न देख लो। द मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लेजिस्लेटिव असेंबली नॉट इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब देखो मैंने आपको बताया कि कुछ स्टेट्स में 2 हैं, मतलब वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो क्या होता है, जो मनी बिल होता है वो सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है,
लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता, इसीलिए इसमें जो एमएलए होता है उसके पास ज़्यादा पावर है। ड्यू टू विच द लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ फुल फाइनेंशियल अथॉरिटी एट द स्टेट लेवल, इसकी वजह से ही जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके पास पूरी फाइनेंशियल अथॉरिटी होती है। हैंस प्रपोजल्स रिलेटेड टू ऑल टाइप्स ऑफ ग्रांट्स एंड टैक्स आर ऑथोराइज बाय द लेजिस्लेचर्स। ठीक है, तो ये था मनी बिल। तो आप बोल सकते हो कि जो एमएलए होता है उसके पास ज़्यादा पावर होती है मनी बिल के, उसमें ये उसका फंक्शन है, उसके पास सारी फाइनेंशियल अथॉरिटी होती है, सारे ग्रांट सारे टैक्स उसके होते, उसके सिग्नेचर के बाद उसकी परमिशन के अकॉर्डिंग ही होता है। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर है उसके पास पावर कम होती है। ठीक है, सो ये भी एक बहुत बड़ा फंक्शन है एमएलए का। फिर हम देख लेते हैं नेक्स्ट इज़ ऑर्डिनरी बिल, यानी कि जो नॉर्मल बिल होते हैं। ये जो बिल आप पढ़ रहे हो ना, बिल का मतलब ये नहीं बिजली का बिल। बिल मतलब आपको पता है कि जो लॉ होता है, ठीक है, कोई भी हमारा कानून होता है, नियम होता है, वो लॉ नहीं होता है शुरू से, पहले ड्राफ्ट होता है। ड्राफ्ट मतलब एक, इसको आप समझ सकते हो कि ड्राफ्ट मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट कि हमको इस लॉ को बनाना है, तो वो ड्राफ्ट हुआ। फिर वो ड्राफ्ट हमने पार्लियामेंट में या फिर असेंबली में दिखाया, फिर जब उसको मेजॉरिटी एग्री करती है फिर वो बिल बनता है। ठीक है, मेजॉरिटी के एग्री करने के बाद वो बिल बन गया। फिर जब उसके बाद लास्ट में जब प्रेसिडेंट सिग्नेचर कर देते हैं देन इट बिकम्स लॉ। ठीक है, कई बच्चे इसको बिल ना समझ ले, लाइक वाटर का बिल होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, ये वो नहीं है। ठीक है, तो गलती मत करना। लेजिस्लेचर अदर दैन द मनी बिल कैन बी पास्ड इन ईदर हाउस ऑफ असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जो मनी बिल था वो सिर्फ कहाँ पास होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली में, बट जो ऑर्डिनरी बिल है वो आप उसको असेंबली में पास करवा लो या काउंसिल में पास करवा लो, कहीं भी पास करवा सकते हो। द लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन डिले एन ऑर्डिनरी बिल फॉर अ टोटल ऑफ 4 months ओनली। सो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो किसी भी बिल को सिर्फ 4 महीनों के लिए डिले कर सकती है। ठीक है, बट द लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन नॉट अबॉलिश द बिल, बट वो किसी भी बिल को अबॉलिश नहीं कर सकती है। द बिल कैन बिकम लॉ ओनली विद द कंसेंट ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी पावर है एमएलए के पास कि जितने भी बिल हैं ऑर्डिनरी बिल, वो जब एमएलए उस पर अपना साइन करेगा, अपना कंसेंट देगा, तभी वो बिल आपका लॉ बनेगा। इन दिस प्रोसेस द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली हैव प्रायोरिटी ओवर द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो यहाँ पे आप कहीं ना कहीं देख सकते हो कि जो ज़्यादा पावर है वो एमएलए के हाथ में रहती है। फिर है एग्जीक्यूटिव पावर। द मेंबर ऑफ द एमएलए है सर्टेन एग्जीक्यूटिव पावर्स। तो एमएलए के पास भी कुछ सर्टेन एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं। दीज एमएलएस कंट्रोल द डिसीजन टेकन बाय द चीफ मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट। तो जो एमएलए हैं वो चीफ मिनिस्टर और उसका जो कैबिनेट है उसने जो डिसीजंस लिए हैं वो उसको हैंडल कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। Legislatures use their executive power to make the ruling government accountable to all its decisions। मतलब देखो जो एमएलए का काम ज़्यादा होता है, ठीक है, एमएलए ही जो उनकी रूलिंग गवर्नमेंट है, जो एक्टिव गवर्नमेंट है, उनके काम को कैसे आंसरेबल करना है, ये सब उनका काम होता है। इफ़ ऑल द लेजिस्लेचर डू नॉट हैव अ कंसेंसस टुवर्ड एनी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट दैन द लेजिस्लेचर अपोज दैट पॉलिसी। अगर लेजिस्लेचर के पास मतलब कोई कंसेंसस नहीं है किसी पॉलिसी के लिए, तो जो लेजिस्लेचर है उसके पास राइट है कि वो उस पॉलिसी को अपोज कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस द एमएलए कैन ऑल्सो फोर्स द गवर्नमेंट टू रिज़ाइन बाय ब्रिंगिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द हाउस टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। तो जो एमएलए है ना उसके पास इतनी पावर है कि वो सरकार को, जो उसकी सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, उसको वो रिज़ाइन करने के लिए फोर्स कर सकता है बाय ब्रिंगिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, फिर है क्वेश्चनिंग। एट द टाइम ऑफ सेशन ऑफ विधानसभा 1 hour ईच डे हैज़ बीन फिक्स टू आस्क क्वेश्चन। तो विधानसभा में ना रोज़ 1 घंटा मिलता है जिसमें आप अपना क्वेश्चनिंग कर सकते हो। द इंटर लेजिस्लेचर हैज़ द फुल राइट टू आस्क एनी मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर क्वेश्चन बिफोर गिविंग प्रायर नोटिस इन द हाउस। सो इंटर लेजिस्लेचर का मतलब कि जो दूसरे स्टेट के, लाइक हरियाणा का कोई लेजिस्लेचर है तो वो पंजाब के लिए इंटर लेजिस्लेचर हुआ, मतलब इस तरीके के। तो हर
के पास राइट है कि वो दूसरे स्टेट के मिनिस्टर से या चीफ मिनिस्टर से क्वेश्चनिंग कर सके, ठीक है। डिबेट्स आर डन एफिशिएंटली बाय लेजिस्लेचर विद इन द हाउस बाय विच एमएलए प्रेज एंड क्रिटिसाइज द पॉलिसीज। तो डिबेट भी होती है, आपने देखा होगा इतनी बार ये आता रहता है, पार्लियामेंट में, विधानसभा में डिबेट होती है, क्वेश्चनिंग होती है। तो ये सारा वही है कि जो एमएलए हैं वो डिमांड वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं दूसरे मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर दूसरे स्टेट के, उनके वर्क के, उनके काम के लिए, और डिबेट्स वगैरह भी होती हैं, ठीक है। सो ये सारे इसके अंदर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन आपको देखना है कि एग्जीक्यूटिव वर्क उनका क्या होता है, जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। रीड कर सकते हो इसको। फिर है इलेक्टोरल पावर। लेजिस्लेटिव मेंबर आर गिवन पॉलिटिकल राइट्स एज वेल एज इलेक्टोरल राइट्स। तो इलेक्टोरल राइट्स इनके पास क्या क्या हैं? एमएलए पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं उसमें भी ये पार्टिसिपेट करते हैं। एमएलए इलेक्ट द स्पीकर, और वो स्पीकर को भी इलेक्ट करते हैं, डिप्टी स्पीकर को भी इलेक्ट करते हैं, ठीक है। 1/3 of the total member of the state legislative council are elected by the member of legislative assembly। तो जो 1/3 मेंबर होते हैं किसके? लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उनको कौन इलेक्ट करता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विच मीन्स एमएलए। The member of the Rajya Sabha are elected by the member of state legislative assembly। So जो राज्य सभा के मेंबर हैं उनको भी कौन इलेक्ट कर सकता है? एमएलए, ठीक है। तो ये सारे इनके इलेक्टोरल पावर्स थे, इलेक्टोरल राइट्स थे। फिर वी हैव जुडिशियल पावर्स। असेंबली मेंबर्स हैव ऑल्सो बीन गिवन सम जुडिशियल पावर्स। तो इनके पास को जुडिशियल पावर्स भी है। द legislative assembly has been given some privileges as an institution. If a person disobey these privileges of the legislative assembly, the member of the legislative assembly can punish the person with a majority। तो जुडिशियल पावर भी है कि अगर कोई कोई पर्सन है जो डिसोबे करता है लेजिस्लेटिव असेंबली की प्रिविलेजेस को, तो ये उसको सज़ा भी दे सकते हैं, ठीक है। फिर है अदर पावर्स। In addition to all this, the MLA is given some other rights which can be used by member of the state assembly, like the state may ask the parliament to establish or abolish the legislative council by passing a resolution by 2/3 vote। So जो state है वो किसी पार्लियामेंट को establish या फिर abolish करने के लिए बोल सकती है। and MLA can increase the power of the state public service commission by making laws। तो जो SPSC होता है उसके भी ये पावर को इंक्रीज़ कर सकते हैं। असेंबली ऑल्सो असेंबली मेंबर्स कैन अपॉइंट वेरियस कमिटीज़ ऑल्सो। द MLAs यूज़ द LADF लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड फॉर डेवलपमेंट ऑफ देयर एरिया। तो उनको फंड मिलता है तो वो उसको यूज़ कर सकते हैं डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। फिर है देखो यहाँ से ना आपको शुरू होने वाला लोकल इंस्टीट्यूशन। तो ये मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में पढ़ाऊँगी। इसमें बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो होता है, ग्राम पंचायत, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक समिति, जितना भी आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था CGDI में, वो सब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। फंक्शंस क्या है पढ़ा आपने सब है ये वाला, बस आपको थोड़ा सा डिवाइस करने की ज़रूरत है। MLA और MP का थोड़ा सा न्यू कंसेप्ट था, बट जो ये है आपका ग्राम पंचायत वाला 73rd 74th अमेंडमेंट, वो सब पुराना वाला ये, तो बस आपको रिवाइज़ करवाना है। तो इसके लिए मैं एक दूसरी वीडियो बना दूँगी, पार्ट 4। ये चैप्टर पार्ट 4 में ख़त्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ पढ़ेंगे। आपके एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, ठीक है। आई थिंक आपको एग्ज़ाम 15 मई को है, आई थिंक, ओके। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। प्लीज़ लाइक कर देना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को। अब हम मिलेंगे अपनी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।